ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा लेक्चर है माइक्रोबायोलॉजी, सबसे पहले हमने एग्रोमेटेरियोलॉजी प्लांट ब्रीडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सीयूटी एग्जाम के लिए सॉल्व कर लिए हैं। हम यूनिट फर्स्ट का पार्ट थर्ड आज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीयूटी, जेईटी, यूपीकेटेट, एमपीपीएटी, एचएयू का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पिछला लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लांट ब्रीडिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, वहां जाके आपको वो जरूर देख लेना, ठीक है। व्हाट डिड एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक डिस्कवर्ड इन 1676? बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, प्लांट सेल वॉल, एनिमल सेल न्यूक्लियस। 1676 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने खोजा था बैक्टीरियल सेल की संरचना, सूक्ष्म जीव, पौधों की कोशिकाओं की दीवार, पशु कोशिकाओं के नाभिक, ठीक है। अभी मैंने ये लेक्चर शुरू ही किया था, कारणवश बंद हो गया, तो एक आध क्वेश्चन के आंसर पे आपको यहाँ लगे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपको पता है कि एंटोन ल्यूवेनहोक ने आपके बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की खोज की थी। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा बैक्टीरियल सेल। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, डन। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं, वो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार मृदा में सबसे अधिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जनसंख्या रखता है? विच टाइप ऑफ सॉइल लाइकली टू हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? फर्स्ट ऑप्शन सैंडी सॉइल। काफी बच्चे कंफ्यूज होके सोच रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैंडी सॉइल में होते हैं, ठीक है। अगला देखो कल्टीवेटेड सॉइल, पहले ऑप्शन भी कभी कभार चेक कर लिया करो। उसके बाद फैलो लैंड, उसके बाद में इरोडेड सॉइल, बालू वाली मिट्टी, खेती की मिट्टी, खाली जमीन और उड़ता हुआ मिट्टी, मतलब इसको उड़ता हुआ इरोडेड सॉइल कहते हैं। तो इसमें तो बिल्कुल होगा नहीं, खाली जमीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनते नहीं है। बात आती दो में, तो अगर आपको कल्टीवेटेड सॉइल साथ में दे रखा है तो सीधी बात है भाई, जो कल्टीवेटेड सॉइल होता है उसमें प्रॉपर जो चीजें होती है, न्यूट्रिशन वगैरह कंप्लीट मिलता रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा आपका होता है वो कल्टीवेटेड सॉइल में पाया जाता है। ओके, डन। ये आपका सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब हम चलते हैं, पिछला क्वेश्चन एक छोड़ दिया था उसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। हाँ, मैं यही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था, तो मैं आपको बता रहा था, इसको हम अलग से ले लेते हैं और उसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरियल सेल? ऑप्शन पढ़ लो, बाकी बाद में देखिए। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, सेल वॉल सिमिलर ऑफ प्लांट सेल्स, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड डीएनए और प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, उसमें देख लेते हैं पूरा का पूरा। ये आपका मैं बना देता हूं यहाँ पर बैक्टीरियल, एक सेकंड, सही बन ही नहीं रहा यार, चलो कोई ना, जैसा भी बन रहा है। ये आपका बैक्टीरियल सेल है, समझा देता हूं थोड़ा। ये आपका क्या होता है? सेल वॉल, ठीक है, कोशिका भित्ति कहते हैं जिसे आप। ये आपका होता है सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब यहां पर आपको क्या दिखता है इसमें? फ्लेजिला। ओके, डन। यहां पर आप देखोगे इसमें, यहां आपको मिलेगा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। यहां पर आपको मिलेगी एक चीज जिसे आप बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। फिर आपको सेल मेम्ब्रेन मिल गई है, इसमें और आपकी सेल वॉल होती है, फ्लेजिला होती है, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। किसमें? आपके बैक्टीरियल सेल वॉल। ये है आपका बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए है, ठीक है, क्रोमोसोमल डीएनए भी है, फ्लेजिला भी है। लेकिन अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है, कहां गया क्वेश्चन? Which of the following is not characteristic bacterial cell? Presence of nucleus, अभी देखा है न्यूक्लियस आपका क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ओके, तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा है सेल वॉल सिमिलर टू प्लांट सेल्स, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। अब देखो एक सेकेंड,
क्या मैं गलत बोल रहा हूं ना क्या? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। अभी हमने देखा इसमें न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन भाई करेक्ट है। मैंने आंसर भी कहां गया यार, छोड़ो, मैं गलत बोल रहा हूं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट, क्योंकि इसमें नाभिक नहीं होता, हमने पढ़ा था भाई। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, देखो आपने देखा होगा स्ट्रक्चर। तो कहां गया, एक सेकंड, ये देखो इसमें क्या था आपका, दो चीजें उपस्थित होती है, ठीक है। एक तो आपका होता है क्रोमोसोमल, एक क्या आ रहा है, क्रोमोसोमल डीएनए, और दूसरा आपका होता है प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की उपस्थिति, ये कोल्डा विशेषता नहीं है, नाभिक इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट चला जाएगा। ओके डन। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम, वो है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सॉइल विद रिगार्ड्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। जैविक पदार्थ की मृदा में सूक्ष्म जीवों की जनसंख्या के साथ में क्या महत्व है? यह सूक्ष्म जीवों की जनसंख्या को कम करता है? बिल्कुल नहीं। ये बोल रहा है कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके क्या सिग्निफिकेंस, ऑर्गेनिक मैटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम नहीं करता है। तो पहला कथन तो आपका सरासर गलत है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है कि इट डिक्रीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, नहीं। दूसरा बोल रहा है इट हैज द नो इफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, ऐसा भी नहीं है कि सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। तीसरा इट इंक्रीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, सूक्ष्म जीवों की जनसंख्या को बढ़ाता है। इट चेंज द कंपोजिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सूक्ष्म जीवों की संरचना को बदलता है। ऑर्गेनिक मैटर कभी भी आपके सूक्ष्म जीवों की संरचना को नहीं बदलते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो स्ट्रक्चर को बदलते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड, थर्ड इसका करेक्ट है, तो सी को लॉक कर दिया जाए। ओके डन। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not classified under soil microflora? एक चीज ध्यान रखो यार, बता देता हूं माइक्रोफ्लोरा और फ्यूना के बारे में। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और लिख लेना, ठीक है, बहुत काम आने वाला है क्लासिफिकेशन, ये हर जगह पूछा जाने वाला क्लासिफिकेशन है, अच्छे से समझना। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं यहां पर माइक्रो फ्लोरा, और ये है आपका सॉरी MACRO मैक्रो फ्लोरा। ये तो हो गया माइक्रो फ्लोरा और माइक्रो सॉरी मैक्रो फ्लोरा, ठीक है। ये है आपका माइक्रो फ्यूना, और दूसरा आपका है MACRO मैक्रो FAUNA, ओके, मैक्रोफ्यूना। अब आपको पता है यहां पूछा है फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब सीधा बात है कि भाई आपके जिसमें बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो सारे आते हैं, ठीक है। तो आपके माइक्रो में क्या क्या आते हैं, एक तो तुम्हारा आता है बैक्टीरिया, ठीक है, दूसरा तुम्हारा आता है फंजाई, फिर तुम्हारा आता है एक्टिनोमाइसिटीज, फिर आपने एक पढ़ा होगा ईस्ट, क्या चल रहा है, एक सेकंड, YEAS, ठीक है। एक आपने पढ़ा है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सारे के सारे आपके माइक्रो किस में आते हैं, फ्लोरा में आते हैं, ठीक है ये। और अब बात करते हैं मैक्रोफ्यूना सॉरी मैक्रोफ्लोरा। तो मैक्रोफ्लोरा के अंदर आपकी रूट्स ऑफ आयर प्लांट, सीधा ध्यान रखना ये प्लांट से रिलेटेड ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें आपके एनिमल्स वाले पार्ट आते हैं। तो माइक्रो में कौन कौन से आते हैं, माइक्रो में आपके एक तो आता है प्रोटोजोआ, एक आपका प्रोटोजोआ, दूसरा आपका आता है नेमेटोड, क्या आता है, नेमेटोड्स, ओके। और इसके अंदर आपका आता है अर्थवर्म, अर्थवर्म, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा मॉल्स के बारे में, ठीक है, एक आपने चींटियों के बारे में पढ़ा होगा, एंट्स वगैरह एटसेट्रा, ये सारे सारे किस में आते हैं। अब फ्लोरा फ्यूना के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरा और फ्यूना
क्या होता है। मैंने क्लासिफिकेशन आपको बता दिया, समझ में नहीं आया तो थोड़ा और समझा देता हूँ इस चीज को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने भाई सबसे पहले क्या पढ़ा था, देखो एक पढ़ा था फ्लोरा और एक पढ़ा था फ्यूना, ठीक है। इसमें दो दो चीज पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता बहुत छोटा, और एक हमने पढ़ा था मैक्रो, ओके। अब माइक्रो के अंदर हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, फंजाई, आपका ईस्ट आ गया, ठीक है। ये सारे सारे एक्टिनोमाइसिटीज किस में आते हैं, माइक्रो में आते हैं। मैक्रो के अंदर हमने पढ़ा था रूट्स विथ हायर प्लांट, HIGHER, हायर प्लांट, ये तो आगे आपके मैक्रोफ्लोरा। अब फ्यूना में पढ़ा था हमने, एक पढ़ा था माइक्रो और दूसरा पढ़ा था हमने मैक्रो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, और भी क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड, और एग्जाम में डेफिनेटली सीयूटी में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है माइक्रो और मैक्रो, इसलिए मैं इनमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, ठीक है। तो माइक्रा में आपका माइक्रो फ्यूना के अंदर आपका आता है प्रोटो, एक सेकंड, क्या चलता चलते का इसका हो जाता है, प्रोटोजोआ, दूसरा आपका आता है नेमेटो, इसके अंदर आपका आता है अर्थवर्म, अर्थवर्म को आपके किसानों का मित्र भी कहते हैं, जो किस में आता है, मैक्रोफ्यूना का टाइप है, ठीक है। उसके बाद में आपका एक आता है इसके अंदर एंट्स, चींटियां वगैरह जो भी होता है, इसके बाद में आपने मोल्ड्स पढ़े होंगे एटसेट्रा, ये सारे के सारे किस में आते हैं, मैक्रोफ्यूना में आते हैं। आई होप अब आप समझ गए होंगे मैक्रो और माइक्रो क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका हम जो करेक्ट आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे, ये बोल रहा सूखे मिट्टी के लिए सूखे कीटाणुओं की क्षमता, Which of the following not classify under soil microflora पूछा है, यहां ध्यान रखना माइक्रो पूछा है। अभी मैंने आपको बताया था कि अर्थवर्म किस में आता है, अर्थवर्म आपका मैक्रो में आता है, किस में आता है, मैक्रो में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा कौन सा जाएगा, केचुए। प्रोटोजोआ आपको पता है क्या होता है, माइक्रो फ्यूना होता है। फंगाई और बैक्टीरिया आपका क्या होता है, माइक्रोफ्लोरा, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि कौन सा है वो माइक्रोफ्लोरा में नहीं आता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द ग्रुप माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द डिग्रेडेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मैटर एंड प्रोड्यूस डार्क पिगमेंट कंट्रीब्यूशन टू सम यूनिट। देखो किस समूह में सूखे मामूली जीवों में अधिक सहनशील जैविक पदार्थ का उत्सर्जन क्रिया सूखे मृतिका के काले रंग का उत्पादन किया जाता है, सीधी बात है यार, किसमें किया जाता है, आपका बैक्टीरिया में। ओके डन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन है, अर्थवर्म्स आर कैटेगराइज्ड अंडर विच ग्रुप ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म। अर्थवर्म आर कैटेगरी, अभी मैंने जो क्लासिफिकेशन बताया था, पहला बोल रहा है माइक्रोफ्लोरा, बिल्कुल नहीं। दूसरा है मैक्रोफ्लोरा, नहीं। माइक्रो नहीं। मैक्रोफ्यूना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी आपके बड़े पशुओं के अंदर। हिंदी में क्या, देखो कितना अच्छा हिंदी लिखा गया है, यही हिंदी बच्चों देख लेना, आपको सीयूईटी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके डन, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसके ऊपर टाइम मैं ज्यादा इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैंने पहले सारी चीजें समझा दी, मैक्रो और माइक्रो फ्यूना फ्लोरा आपके इंपॉर्टेंट थे, मैंने इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आपके बनाए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द सॉइल बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरिया का कौन सा फंक्शन नहीं है, हिंदी में कह सकते हैं निम्न में से कौन सा आपका मृदा जीवाणुओं का फंक्शन नहीं है, फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, कार्य नहीं है बोल सकते हैं, ठीक है। आपका पहला है डीनाइट्रिफिकेशन, हिंदी में डीनाइट्रिफिकेशन को क्या डीनाइट्रिफिकेशन ही बोलते होंगे। उसके बाद में आपका डिकम्पोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, फिर आपका है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोराइजल एसोसिएशन, बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, सॉइल बैक्टीरिया का पूछ रहा है, ठीक है। तो सीधी बात है भाई, यहां पर दे रखा है कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोराइजल एसोसिएशन ये नहीं करता है। बाकी आपका देखा होगा कि ऐसे आपको पहले बोल रहा डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन तो बैक्टीरिया के द्वारा सीधा होता है, सॉइल में जाने के बाद में डीनाइट्रिफिकेशन होता है।
डिकम्पोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, जो भी सेल्यूलोज होता है उनका डिकम्पोजिशन कर देता है, ठीक है। अगला बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोराइजल एसोसिएशन, माइक्रोराइजल एसोसिएशन इसके साथ में नहीं होता है। बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, बिल्कुल एटमॉस्फेयर में इसका वापस क्या हो जाता है, फिक्सेशन नाइट्रोजन का हो जाता है। ओके डन, ये आपका नाइट्रोजन साइकिल पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोराइजा वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, सबसे पहले देखो आप यहां पर, आपको आंसर पता है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन आप यहां देखोगे पहले में फंक लिखा है, मार दोगे और आपके सीधे की सीधे -5 नंबर चले जाएंगे, ठीक है, और सीयूटी के अंदर -6 नंबर। ओके, आपको ध्यान रखना, पढ़ना सही है, एफ से फ्रंक पढ़ा है, पता है आपको फ्रंक है इसका आंसर, लेकिन आप फ्रंक देख के ही ये मार दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रंक है। फ्रंक ने सबसे पहले माइक्रोराइजा देखा था, या माइक्रोराइजा के बारे में स्टडी जो भी की। ओके, अगला क्वेश्चन है ई कोलाई वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय, ई कोलाई को सबसे पहले आइसोलेटेड किसने किया, लुइस पास्चर, बिल्कुल नहीं, स्टेरिस, उसके बाद शीगा और रॉबर्ट कोच। करेक्ट आंसर जाएगा ई कोलाई, नाम से भी पता चल गया हिस्टेरिया कोलाई होता है, तो स्टेरिस ने क्या था, करेक्ट आंसर सेकंड है। ओके डन। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, जो आपका पूछा गया है, एक पैसेज लिखा गया है सीयूईटी में, डेफिनेटली देख लेना, इस हिसाब के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। पीएच इज मेजर ऑफ द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन विथ वैल्यूज ranging from 0 to 40, a pH of 7 considered a neutral pH. Will values below 7 are acidic, values below 7 are basic. Buffers are solution resistance change in pH when small amount acid and base are added. They are important maintaining the pH of biological system such as blood with a narrow range. Carbohydrate, protein, lipid, vitamin and enzyme are all important biomolecules in living organism. Carbohydrates are classified based on their size into monosaccharides, disaccharides and polysaccharides. Protein are composed of amino acid and their function include structural support, enzymatic catalysis and regulation of gene expression. Lipid are hydrophobic molecules that include fats, oil and steroids. Vitamins are essential organic components that cannot be synthesized by the body and must be obtained through diet. Enzymes are protein that catalyze biochemicals a reaction increasing the rate of chemical reaction in cell. पैसेज को पढ़ लिया, अच्छे से जाओ क्वेश्चन को रीड आउट करो। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज पीएच, व्हाट इज बफर, व्हाट इज लिपिड, व्हाट आर एंजाइम और हाउ आर कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाइड। ओके, पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूं। इसमें जो सॉइल के बारे में आपको पूछा गया था, आपने एक पीएच स्केल के बारे में पढ़ा होगा, ये आपने पीएच स्केल है, इसके बारे में पढ़ा होगा। इसकी रेंज होती है वो 0 से 14 होती है। टोटल पूछे कि इसमें कितने पॉइंट होते हैं, तो 15 होते हैं, 0 भी साथ में ऐड किया जाता है। ओके डन। उसके बाद में 15 पॉइंट मतलब एक, जैसे 0 से 1 से 14 तक तो वो हो गए, 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इतना तो आपको पता होगा यार, ग्रेजुएशन करने जा रहे हो, कि एसिडिक पीएच और बेसिक क्या होता है। इसे हिंदी में कहते हैं 0 से 7 तक क्या होता है आपका, अम्ल। 0 से 7 के अंदर अंदर जो भी आता है वो क्या होते हैं, अम्ल। और 7 से 14 के बीच में जो भी आते हैं वो क्या आते हैं, क्षार। ओके, अब जो 7 होते हैं वो होता है आपका उदासीन। क्या होता है, न्यूट्रल, उदासीन। 7 पीएच आपका कौन सी वैल्यू दर्शाता है, उदासीन। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब पीएच स्केल के बारे में बता देता हूं। पीएच स्केल आपका सबसे पहले 1919 में एसपीएल सोरेनसन ने दिया था। इतना पीएच स्केल के बारे में पता होना चाहिए। पीएच स्केल की वैल्यू क्या होती है, यही सारा पीएच स्केल के बारे में दे रखा है। एक आपको पूछा है
बफर, थोड़ा एसिडिक थोड़ा बेस, दोनों का मिलाने पर। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन ऐसे भी थोड़ा बहुत घुमा के पूछे ना तो भी ध्यान होना चाहिए कि 7 से 1 की ओर जाने पर अम्लता क्या होती है। कहां पे चले गए, एक सेकंड छोड़ो, अब वापस वो नहीं आएगा। 7 से आपके 1 की ओर जाने पर अम्लता क्या होती है, घटती है, और 7 से 14 की ओर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। क्वेश्चन हमारा ये है, हिंदी वाले देख लो थोड़ा भाई, हिंदी में भी बता देता हूं। पीएच क्या है, किसी घोल की अम्लता या क्षारकता का माप है। बिल्कुल सही बात है कि पीएच आपके अम्ल और क्षारों के घोल का, पीएच की फुल फॉर्म होती है आपकी पोटेंज, क्या होती है, पोटेंज हाइड्रोजन आयन। ओके, तो किसी घोल की अम्लता और क्षारकता का माप, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बफर्स क्या है, ऐसे समाधान जो थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच के परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में डालने पर पीएच के परिवर्तन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। ठीक है, ऐसे समाधान जो किसी पीएच को बढ़ाते, बिल्कुल ऐसा नहीं करते बफर। ऐसे समाधान जो किसी पीएच को कम करते, ऐसा भी नहीं करते। ऐसे समाधान जो केवल अम्लीय वातावरण में पाए जाते, बिल्कुल नहीं। तो पहला सीधा करेक्ट आंसर है। लिपिड क्या है, हाइड्रोफोबिक अणु जिनमें वसा, तेल और स्टेरॉइड शामिल है। अभी हमने पढ़ा था, थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो मैं लाइन आपको वापस बता देता हूं। ये देखो, यहां पर पढ़ा है हमने बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट साइज। ये देखो, यहां पर प्रोटीन हो गया, आपका एंजाइम हो गया। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स दैट इंक्लूड फैट, ऑयल एंड स्टेरॉइड्स। यहां से आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लिपिड क्या है, हाइड्रोफोबिक अणु जिसमें वसा, तेल और स्टेरॉइड शामिल है। तो इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एंजाइम क्या है, प्रोटीन जो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। इंग्लिश में देख लो, व्हाट इज एंजाइम, प्रोटीन that catalyze biomolecule reaction। ओके, यहां पर देखो, एंजाइम catalyze and regulation of gene expression। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, अगला ऑप्शन, carbohydrates that important for energy storage, wrong। lipid that are important for membrane structure, vitamin that are important bond grower। देख सकते हैं, प्रोटीन दैट कैटालाइज बायोमोलिक्यूल रिएक्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड। कार्बोहाइड्रेट आपको पता होना चाहिए, पता नहीं है तो भी बता देता हूं। कार्बोहाइड्रेट को आपने, ये आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका मोनोसैकेराइड, दूसरा आपका डाइसैकेराइड, तीसरा आपका पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड में पता है, मोनो का मतलब क्या होता है, एक इकाई। डाइसैकेराइड का मतलब होता है मोर देन 2। ठीक है, जिसमें माना जाता है कि इसमें आपका 2 से 9 इकाइयां तक होती है और इसमें 10 से 100 इकाई तक माना जाता है। पोली का मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है, जिसमें आपके स्टार्च वगैरह जो भी आपने पढ़े होते हैं ना, स्टार्च वगैरह, वो सारे इसमें ही आते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। देखो, यहाँ क्वेश्चन आपको पूछा गया। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका क्वेश्चन था। कार्बोहाइड्रेट कैसे वर्गीकृत किया गया है, उनके आकार के आधार पर मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। दोहरे बंधन में उनकी क्षमता के आधार पर नहीं, पानी की घुलनशीलता के आधार पर नहीं, उनके रंग के आधार पर नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सी, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये मैंने आपको 15 क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे, कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम आ रही है तो आप 9214005895 पर मैसेज कर दो। लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में क्या करना है, शेयर करना है। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना लेक्चर आपको कैसे लगा। मिलता हूं जल्दी अगले लेक्चर में। और अब हम, हाँ, थोड़ा बेसिक बता देता हूं कि अगले लेक्चर से हम क्या करेंगे।
मैंने आपको क्या क्या कवर करवा दिया वो बता देता हूं। हमने पढ़ा था सीयूईटी का सिलेबस, सीयूईटी को पूरा निचोड़ निकालेंगे। सिलेबस को पहले हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, हमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने, 200 में से 200 नंबर लाने हैं। हमारा टारगेट यही रहता है हमेशा, 200 में से 200, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है चाहे कोई कैसा ही क्वेश्चन करवाए। इतना गारंटी दिला देता हूं, जो बच्चा मेरे साथ में कंटिन्यू रहेगा डेफिनेटली 200 में से 200 नहीं आए तो बता देना। ओके, पहला पार्ट फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आपका फोर्थ। पार्ट फर्स्ट में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था आपका 4 यूनिट पढ़ी थी। एक तो था आपका एग्रोमेटेरियोलॉजी, ओके, दूसरा आपका था एग्रोमेटेरियोलॉजी के बाद में जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, जिसके क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए। उसके बाद में हमने पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी और थोड़े क्वेश्चन हमने पीएच के वो भी देख लिए, या बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं आप, बायोकेम, ठीक है। ये आपको पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड में आपका कंप्लीट एएचडी दे रखा है, जो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा दूंगा। यूनिट सी में आपको क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें आपका क्या आता है, एग्रोनॉमी आता है। ओके डन। अगला हम पढ़ेंगे वो है आपका हॉर्टिकल्चर। तो कल से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन जिनके करेंगे, वो है आपका एग्रोनॉमी। सबसे बड़ा है, 15 लेक्चर में कंप्लीट एमसीक्यूज करेंगे, इतना गारंटी दिला देता हूं। एग्रोनॉमी के 15 के 15, चाहे जेईटी हो, चाहे सीयूटी हो, चाहे यूपी कैडेट हो, कोई भी हो, सब में एग्रोनॉमी तो ऐसे निकलेगी। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल।